अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में आज हम यूनिट 2 देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मार्केट। थोड़ा सा बड़ा है यूनिट 2, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट कर सकें। जी, सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो वैसे तो माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, जूम्ड इन होता है। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल्स को स्टडी करना है और मैक्रो का मतलब है एग्रीगेट्स को स्टडी करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ लें आप। माइक्रो का मतलब यूनिट्स, इंडिविजुअल्स। एक फर्म का फैसला क्या होता है, एक परचेजर का फैसला क्या होता है, ठीक है, आपके केस में। और मैक्रो का मतलब एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब समझते हैं ना, पूरे मुल्क की डिमांड, पूरे शहर की डिमांड, पूरे सूबे की डिमांड। जब ज़्यादा लोगों को मिला के सारी बात की जा रही होती है तो वो मैक्रो कहलाती है। बस इतनी सी बात है। तो एक कंपनी क्यों प्रोडक्शन बढ़ाएगी, लोगों की इनकम बढ़ने से किसी शख्स की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिविजुअल्स और फर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और नेशनली चीज़ों का बढ़ना कम होना मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी आस्क इन इकोनॉमिक्स। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर प्रोडक्शन की साइड से देखें, जो आपके पास स्केर्सिटी है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम लीड करता है इन तीन सवालों पे। फर्म की साइड से देखें तो, फर्म की साइड से देखें तो सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये मशहूर सवाल है असल में, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इसके बगैर भी बात हो सकती थी, लेकिन ये मशहूर है इकोनॉमिक्स में बहुत। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो अब क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, ये मालूमात कहाँ से मिलेगी प्रोड्यूसर को। कैसे बनाएं तो वो सीख लेगा। क्या बनाएं, ये वाले जूते बनाएं कि ये वाले बनाएं, सस्ते वाले बनाएं, महंगे वाले बनाएं, अच्छे वाले बनाएं, हाई क्वालिटी बनाएं, लो क्वालिटी बनाएं, इसको कौन बताएगा। प्रोड्यूसर को ये बात कौन बताएगा कि क्या बनाएं। कंज्यूमर का ट्रेंड बताएगा। जिस चीज़ पे कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है, तो कंज्यूमर की बातें प्रोड्यूसर को कैसे पता चलेंगी, कौन सी जगह पे जाके पता चलेंगी, मार्केट में जाके। और वो कौन सी मार्केट होनी चाहिए जहां पे कंज्यूमर की बातें पता चलना पॉसिबल होगा। कैपिटलिस्ट नहीं, फ्री मार्केट। ऐसी मार्केट जो फ्री अवेलेबल होगी। पता चला कंज्यूमर बहुत खरीद रहे हैं, पीछे से गन पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है, यही खरीदोगे सब, यही खरीदोगे सब, तो ये तो आपको कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली एक्चुअली। ये आपको कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब कंज्यूमर फ्री होगा। और फ्री मार्केट को हम पूरा पढ़ चुके हैं तफसील से कि फ्री मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं और क्यों इतना ज़्यादा हम फ्री मार्केट के साथ इतना हमें लगाव है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लियर, आसान कर देती है इन फैसलों का, इन सवालों का जवाब लेना। क्या बनाना है, मार्केट जाओ पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ मार्केट में शॉर्ट है, वही बनाना। फॉर हुम टू प्रोड्यूस पता चल जाएगा, मार्केट जाओ पता चल जाएगा क्या बनाना है। तो ये सारे सवालों के जवाब मार्केट बड़े अच्छे से देती है। अब इन सवालों के जवाबों के लिए कि कौन फैसला करेगा कि कौन क्या बनाएगा और कैसे बनाएगा, मुख्तलिफ तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स दुनिया में प्रिवेल करते हैं। तो तीन इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ ज़्यादा ज़्यादा मशहूर हैं। एक है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को फ्री भी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक भी कहते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी। दूसरी है प्लान्ड इकोनॉमी।
कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये पॉलिटिकल साइड से देख रहे हैं। जब प्लान्ड इकोनॉमी बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिस्ट ही हो बंदा या सोशलिस्ट ही हो, ये इकोनॉमिक साइड से बात हो रही है। मार्केट इकोनॉमी सोशल साइड, इकोनॉमिक साइड है। उसकी सोशल साइड देखें तो डेमोक्रेसी कह लें, कैपिटलिज्म कह लें। तो अभी हम जो बात करें, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक साइड से ही बात करेंगे हम। सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहे, ये तो फिर उसकी सोशल साइड हो गई ना। हम इकोनॉमिक साइड से बात करें तो इकोनॉमिक साइड से बात में मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें मार्केट फ्री होती है अपने अपने बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ आती है जहाँ वो देखती है कि सोसाइटी को बहुत नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट के ना आने से, इसलिए गवर्नमेंट आ जाती है। अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करती, प्राइसेस खुद ही डिसाइड होती हैं, इजी एंट्री इजी एग्जिट होती है। ये सारी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं, बल्कि जो यूनिट 1 अभी यूनिट 2 अभी देख रहा है उसके लिए तो ये सारी बातें हम आगे पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें हम फ्यूचर में पढ़ चुके हैं। कैसी बात है ना। तो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है कि मार्केट डिसाइड नहीं करेगी कि क्या होना चाहिए है, बल्कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा मार्केट इकोनॉमी के अंदर जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा ले सकता है, जिसके पास कम है वो कम ले, भाई मेहनत करे फिर और लेके आए। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ ऐसी होती हैं और सबको बराबर से मिलनी चाहिए। कम से कम ये तो सबको मिलना चाहिए, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसले जो आते हैं हाउसिंग के जैसे आते हैं। अब घर किसी का नहीं होता, घर गवर्नमेंट का होता है। तो फिर इस घर में कौन रहेगा? गवर्नमेंट बताएगी आज आप निकली, आज वो रहेगा। तो अ, कौन क्या जॉब करेगा, कौन कहाँ रहेगा, किस शहर में रहेगा, बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो मार्केट में नहीं होते। प्राइसेस क्या होंगी, और मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो तो प्राइस है ना। प्राइस बताती है ना, प्राइस इंडिकेटर है। मार्केट 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 में जाके सब कुछ पता चलेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम टू प्रोड्यूस, मार्केट में आके पता चलेगा। बताएगा कौन? तो वो जो सुई है ना जो कि बताएगी, उस सुई का नाम है प्राइस। प्राइस प्राइस इज द इंडिकेटर। मार्केट में प्राइस इंडिकेटर होती है, तो ये बताती है कि क्या करना चाहिए अब आपको। भाई कीमत बहुत चढ़ रही है, भाई ये बना लो, प्राइस बता रही है। भाई ये कीमत गिर रही है, छोड़ दो बनाना। भाई ये सस्ता हो रहा है, सब लोग खरीद लो। ठीक है ना। तो प्राइस इज दी इंडिकेटर। तो प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस इंडिकेटर के तौर पे काम नहीं करती, क्योंकि प्राइस कंट्रोल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इंडिकेटर कैसे बनेगी। तीसरा सिस्टम जो होता है मिक्स होता है, ज़्यादातर जगहों पे यही है। टोटल मार्केट इकोनॉमी, टोटल प्लान्ड इकोनॉमी अब कहीं भी नहीं है सब जगह मिक्स्ड है। कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल है, कहीं कम गवर्नमेंट कंट्रोल है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में किस तरह की इकोनॉमी है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में मिक्स्ड है। गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा है हमारे यहाँ, मार्केट कंट्रोल ज़्यादा है हमारे यहाँ। हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा होता जा रहा है। जिस वक्त मैं मास्टर्स कर रहा था उस वक्त हम समझते थे कि कोई 50-50 होगा। जिस वक्त मैं एमफिल में था उस वक्त हम ये समझते थे कोई 40-60 हो गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी कुछ आगे ही चली गई ये बात। सोशलिज्म तो नहीं करेंगे, मार्केट इकोनॉमी की तो देखें। जो ट्रेड है ना हमारे यहाँ, ट्रेड हो रही है, फाइनल ट्रेड, रिटेल ट्रेड जो हो रही है, रिटेल ट्रेड मार्केट में हो रही है। हाँ, रिटेल ट्रेड मार्केट में हो रही है, लेकिन उसके बरखिलाफ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिसी पे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एंट्री एग्जिट के ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है प्राइस सेटिंग के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कंट्रोल है। तो हालांकि बज़ाहिर हम जा रहे हैं उसकी तरफ, बेहतरी की तरफ, लेकिन ये कि हमारा जो आउटकम है ना इवेंचुअली वो प्लान की तरफ ज़्यादा है। खैर ठीक है। जो तो क्या यूएस फ्री मार्केट है पूरी? नहीं, यूएस भी फ्री मार्केट नहीं है। मोर ऑफ अ 40-60, 35-65, 20-80 तो बहुत बेहतर हो गई। ठीक है जनाब। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस मैकेनिज्म चलता है। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? डिमांड सप्लाई की जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैं छेड़ता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मेन फीचर जो मैंने बताया ना, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का मेन फीचर क्या है? वहाँ पे प्राइस की सुई काम करती है।
वो बताती है कि कौन क्या करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम टू प्रोड्यूस में प्राइस किस भी काम करती है। और इक्विलिब्रियम्स जो हैं वो हमें गाइड करते हैं। प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ नेक्स्ट यूनिट में। पहले आप डिमांड और सप्लाई समझ लो, मैं प्राइस मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि दूसरा और आखिरी इकोनॉमिक मॉडल जो आपको पढ़ना है वो है डिमांड सप्लाई मार्केट। डिमांड क्या है? डिमांड इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, डिमांड ह्यूमन बिहेवियर का टॉपिक है। मैंने बताया था इकोनॉमिक्स की स्टडीज आपकी खत्म हो गई। कहाँ खत्म हो गई? जब आपके पास चल गया कि स्कैर्सिटी क्या होती है, आपके पास चल गया कि चॉइस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। वी हैव टू मेक बेटर चॉइसेस in order to fight scarcity. When you know this, economics is done. Now you are studying humans and their surroundings to see how can we make better choices. तो ये ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं अभी हम। तो एक ग्राफ जब हम बनाते हैं, आम तौर पे जब ग्राफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान होता है तो हम इंडिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। देख रहे हैं भाई साहब? प्लीज़ थोड़ा सा मुझे, ये मैं आपको बुक से हट के समझा रहा हूँ तो आपको इस पे आना चाहिए ताकि आपको मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। ये जितना आप टाइम लगाएंगे उससे बहुत जल्दी बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक फंक्शन है और इसमें मिसाल लेते हैं हम गाड़ी की। एक फंक्शन है जिसमें कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को चला रही है। जैसे कि गाड़ी को इंसान चला रहा है, गाड़ी खुद नहीं चल रही, आप चला रहे हैं। तो गाड़ी को जो चीज़ चला रही है, जो इंडिपेंडेंट है, जो पहले खुद से हो जाती है, जो इंडिपेंडेंट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो जिसका इफेक्ट दूसरे पे देखना चाहते हैं हम, यूं कह लें आप, जिसका इफेक्ट दूसरे पे देखना, मेरे थप्पड़ मारने से तुम्हारे गाल कितने लाल होंगे, नंबर ऑफ थप्पड़ जितने बढ़ेंगे गाल की लाली कितनी बढ़ेगी। तो क्या चीज मैं पहले चेंज करूंगा? थप्पड़ चेंज करूंगा, उससे गाल की लाली चेंज। ऐसा नहीं हो गाल की लाली खुद ब खुद चेंज हो गई और फिर उससे पता चल रहे हैं कि अब थप्पड़ कितने पड़ रहे हैं। हालांकि वाइस वर्सा देखा जा सकता है कि ये इतना लाले लगता है 4 तो पड़े हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में जो मैकेनिज्म के कंट्रोल में जो वेरिएबल उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। बड़ी तफसील से बताया मैंने आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वजह से चेंज देखना है वो वाई पे लेंगे, जिसमें चेंज देखना है वो एक्स पे लेंगे, ठीक है। ये है क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहले हमने ह्यूमन बिहेवियर ये देखा, अगर आप ह्यूमन है तो आप भी ऐसे ही करते होंगे आमतौर पे, कि अगर किसी चीज की प्राइस P1 से गिराकर P2 कर दी जाती है, P1 से गिराकर P2 कर दी जाती है, तो उसकी डिमांड Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है। तो P1 Q1 और P2 Q2, जब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो पता चलता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड का कर्व। यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जब वो बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, जब वो कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसको कहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप 1 में है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इस सिस्टम में जो हम चेंज करके देख रहे हैं वो क्या चीज चेंज करके देख रहे हैं? प्राइस को। तो प्राइस को हम कहते हैं एंडोजेनस वेरिएबल। एंडोजेनस इसके अंदर है, जैसे कि एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर होता है। हम स्टीयरिंग को घुमा के गाड़ी को क्या कर सकते हैं? लेफ्ट पे ले जा सकते हैं चलती हुई गाड़ी को। ये रोड है, ठीक है, रोड पे गाड़ी जा रही है। गाड़ी के सिस्टम में हम गाड़ी को तेज कर सकते हैं, गाड़ी को स्लो कर सकते हैं, गाड़ी को लेफ्ट पे ले जा सकते हैं, राइट पे ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। पुरुषबाजी, क्या मैं इस गाड़ी को यहां से हवा में जंप करा के यहां पे रख सकता हूं उठा के?
मेरे एंडोजेनस वेरिएबल्स की मदद से। लेकिन क्या पॉसिबल है कि गाड़ी को किसी भी तरीके से कुछ भी करके यहां से उठा के यहां रख दिया जाए? पॉसिबल है, लेकिन अंदर वाले सिस्टम्स में मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से कुछ लाना पड़ेगा, मसलन क्रेन ले आए, एक्सटर्नल, इनको एक्सोजेनस फैक्टर्स कहते हैं, जो सिस्टम में डिफाइंड नहीं होते, होते हैं, पॉसिबल है, लेकिन हम जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं उसमें नहीं हो सकता, बाहर से ही होगा। ओके, वापस आते हैं। तो डिमांड के कर्व से हमें क्या पता चलता है? अब जब भी कभी लाइन ऐसी होगी तो हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स है। इनवर्स रिलेशनशिप में तीन तरह की शक्लें बनती हैं। अगर इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ ऐसे बना है, जितना लेटा दो उतना रिस्पॉन्सिवनेस है उरूज की तरह से। खड़ा करके पूछो तो ज्यादा नींद आती है, लेट के पूछो तो जल्दी जवाब आ जाता है ना? जितना लेटा दो उतना रिस्पॉन्सिव हो जाता है, जितना खड़ा कर दो उतना सुस्त हो जाता है। अजीब है, उल्टा है ना, मतलब वरना नॉर्मल इंसान खड़ा होकर कहता है कि नहीं भाई। तो जितना लेटा दो उतना रिस्पॉन्सिवनेस है। क्यों? किस चीज को रिस्पॉन्ड करता है? प्राइस को। क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार इस सिस्टम में हमारा कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरिएबल को की वजह से दूसरे में चेंज देख रहे हैं? प्राइस। रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, ये देख लो, करके दिखाता हूं मैं। एक ये कर्व बनाया मैंने, गौर से देखो, ये सीधा सीधा बनाया था, इसमें P1 से P2 किया तो Q1 से Q2 हो गई, ऑलमोस्ट सिमिलर मैग्नीट्यूड है ना? ये देखो, लेटाया हुआ कर्व था, P1 से P2 किया तो Q1 से Q2 हो गया। ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कम है। प्राइस के चेंज पे रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। थोड़ा सा तार हिलाए, लंबी गूंज आई, ठीक है? ये जितना लेटेगा कर्व उतना रिस्पॉन्सिव होगा, इसके चेंज पे रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है? ये सारी बातें तब हो रही हैं जब यहाँ इंडिपेंडेंट है, यहाँ डिपेंडेंट है। अगर यहाँ इंडिपेंडेंट कर दोगे तो उलट हो जाएगा, इसलिए पढ़ना ही नहीं, करते ही नहीं हम ऐसा। आपके केस हम करेंगे ही नहीं ऐसा, इसलिए करने के सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप कह रहे हैं लेटा हुआ हमेशा रिस्पॉन्सिव होगा। लेटा हुआ हमेशा तब रिस्पॉन्सिव होगा जब वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दुनिया को यूं कर दोगे तो फिर ये लेटा हुआ रहा नहीं ना। अब ये इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, तो ये खड़ा हुआ हो गया फिर उसके हिसाब से। इसलिए दुनिया ऐसी ही है, अभी आपके लिए ऐसी ही रहेगी। जितना इसको खड़ा करोगे, चल बेटा शाबाश खड़े हो जाओ, उतना ये इरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। प्राइस में बहुत सारा चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा क्वांटिटी में चेंज आएगा। ये समझ में आ रही है? हालांकि अभी पढ़ नहीं रहे, अभी हम ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन डिमांड के कर्व की शक्लें हो सकती हैं मुख्तलिफ, ये बताना मकसूद था। यहां तक के लेटाते 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 इंतकाल हो गया इसका, पूरा लेटा दिया आपने, पूरा लेटा दिया। ये पूरा भी लेट सकता है आइडियली। तो ये जितना लेटेगा उतना रिस्पॉन्सिव है, और रिस्पॉन्सिव होना क्या है हमारे लिए? अच्छी बात है। मार्केट में तो रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब है कि जितना ये लेट रहा है उतना ही ज्यादा मार्केट फ्री हो रही है, जल्दी रिस्पॉन्स हो रहा है प्राइस का। तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे हम इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तीन तरह के डिमांड के कर्व की शक्लें होती हैं। ज़रा वापस से जल्दी से डिमांड के कर्व की देखते हैं। डिमांड के कर्व में कोई बंदा ऊपर नीचे कैसे मूव होता है? प्राइस को छेड़कर। प्राइस बढ़ेगी तो बंदा अलोंग द कर्व, टर्म याद रखें, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है? प्राइस जब भी बढ़ेगी कम होगी, प्राइस ऊपर जाएगी, मूवमेंट अलोंग द कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है? अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। याद हो गया? लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस वही थी P1 और क्वांटिटी Q1 थी, अचानक से उसी प्राइस पे क्वांटिटी Q2 हो गई, बढ़ गई, या Q3 हो गई, कम हो गई। इस सिस्टम में ये कहीं प्लॉट नहीं हो सकता। ये तो ये लाइन है, इसी लाइन पे कहीं प्लॉट कर सकते हैं, मेरा प्लॉटर इससे बाहर नहीं चल सकता। तो फिर मुझे सिस्टम ही हिलाना पड़ेगा भाई, है भाई? ऐसी चीज जो मेरी इस पॉइंटर को इस सिस्टम से उठा के बाहर ले जाए,
तो ऐसी कोई वजह को हम एक्सोजेनस वजह कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम पूरे सिस्टम को उठा के लेके जाते हैं, खाली प्लॉटर नहीं जाता, खाली पॉइंटर नहीं जाता। ऐसा कब होता है कि पहले ज़माने में हम इतनी क्वांटिटी डिमांड करते थे, अचानक से अब हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, यानी हमारी पूरी डिमांड ही आगे चली गई। पहले इस प्राइस पे इतना डिमांड करते थे, अब इस प्राइस पे इतना डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब है पहले इस प्राइस पे इतना डिमांड करते थे, अब इसी प्राइस पे इतना डिमांड कर रहे हैं। ये क्वांटिटीज हर प्राइस पे बढ़ गई। ऐसा कब हो सकता है कि पहले से ज्यादा प्राइस चेंज होने के ना होने के बावजूद, प्राइस चेंज ना होने के बावजूद हम पहले से ज्यादा डिमांड करने लगे? ऐसा कब हो सकता है? जब हमारी इनकम बढ़ जाए, है ना। पहले एक चीज 100 की मिलती थी, सवा महीने में एक खाती थी। अब वही चीज 100 की मिल रही है लेकिन सवा महीने में 15 खा रही है। इसकी इनकम बढ़ गई होगी भाई, 100 की ही मिल रही है फिर भी ज्यादा खा रही है ना। तो ये कहलाता है, ये कहलाता है कर्व के अंदर मूवमेंट अलोंग द कर्व का उलट शिफ्ट इन द कर्व। शिफ्ट हो गया, पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया, मूवमेंट नहीं हुई, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट जो है डिमांड के केस में राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स होता है, ठीक है। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? शिफ्ट होगी। किस तरफ शिफ्ट होगी? राइट वर्ड शिफ्ट। और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कहाँ शिफ्ट होगी? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। बात समझ में आ गई? हर महीने बच्ची एक शिफ्ट लेके जाती थी, अब 2-2 महीने में एक दफा आती है। इसका क्या मतलब होगा? इसकी इनकम कम हो गई, प्राइस नहीं बढ़ी। प्राइस बढ़ने का फैक्ट, प्राइस वही है। अगर प्राइस वही है तब भी डिमांड कम हो गई, तब हम दूसरे फैक्टर्स देखेंगे। अगर प्राइस के चेंज होने से हो रहा है फिर तो हम कहेंगे तो हमारा सिस्टम वही है, शिफ्ट नहीं आ रहा कोई, वही सिस्टम है, प्राइस बढ़ गई है बस इसलिए चेंज आया। प्राइस उतनी ही रही तब भी आपकी डिमांड को कुछ हो रहा है, तो फिर कुछ मसला है। और क्या हो सकता है? फैशन, टेस्ट वगैरह चेंज हो गए। अगर फेवरेबली चेंज हो गए तो डिमांड कहाँ जाएगी? उसी कीमत पे लोग ज्यादा लेने लगेंगे। और अगर अनफेवरेबली चेंज हुआ तो डिमांड कहाँ जाएगी? उसी कीमत पे लोग पहले से कम लेने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी क्यों भाई? और चीज, बुक को क्यों घुमा रहे हैं? बुक बंद कर दें, बुक से नहीं पढ़ा रहा मैं, छोड़े ना, बुक बंद करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। आप कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहा हूं मैं। आप बताइए कि कीमत नहीं कम हुई फिर भी आप और लेने पे मजबूर हो गए, क्यों? आगे फ्यूचर के लिए जंग छिड़ने वाली है, खाने का सामान जमा करना, एक्सट्रीम पे जाएंगे। चलो भाई, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस कह लें। एक्सपेक्टेशंस अगर फेवरेबली बढ़ गई तो उसी प्राइस पे आप ज्यादा खरीदोगे। अगर एक्सपेक्टेशन होगा अबे भाई आने वाले दिनों में बहुत सस्ता होने वाला है, तो आप आज भी नहीं लोगे, फिर अरे छोड़ो, फिर अभी क्यों लेते हैं, सस्ता होने वाला है तभी लेंगे। एक्सपेक्टेशंस अगर दूसरी तरफ कंज्यूमर के लिए फेवरेबली लेकिन मार्केट के लिए अनफेवरेबली गिर गई उस चीज़ की प्राइस के बारे में कि प्राइस गिरेगी, तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुए बगैर। ओके चलें, अब्दुल्ला भाई की बात मान ली हमने। जी सबाबाजी, उरूज बाजी, जवार भाई, आपकी कीमत नहीं कम हुई साहिबो, लेकिन फिर भी आपने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है, क्यों? क्यों? आप लोगों के सामने मार्केट में गाय का गोश्त 1000 रुपये किलो है। आप पहले महीने में 1 लेते थे, 1 किलो लेते थे, अब महीने में 5 किलो ले रहे हैं, कीमत कम नहीं हुई। ये तो मैक्रो इकोनॉमी की बात ही नहीं हो रही। माइक्रो में तो एक ही फर्द अपना बता रहा है, अपना फैसला बता रहा है। और सोचें, और सोचें, सोचो सोचो, बता चुका हूं मैं और नहीं बताऊंगा। हमारी जेब से एक ही निकलता है, एक फकीर को एक ही देते हैं हम। बताइए ना आप लोग, यार कैसे बच्चे हैं। अगर चिकन महंगी हो जाएगी तो बीफ की डिमांड बढ़ जाएगी, कीमत कम हुए बगैर भी। नहीं, वो बाद में होगा, पहला रिस्पांस बीफ नहीं होगा महंगा होना, पहला रिस्पांस बीफ की डिमांड बढ़ना होगा। रिस्पांसेस की जो सीक्वेंस है वो पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इनकम बढ़ेगी और कम होगी तो डिमांड शिफ्ट होगी। शिफ्ट होने का मतलब समझ में आ गया? उसी प्राइस पे ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, ये होता है शिफ्ट करने का मतलब।
या उसी प्राइस पे कम कंज्यूम करने लगेंगे। फैशन टेस्ट हो गया, एक्सपेक्टेशंस भाईजान ने कह दिया, और टैक्सेस हो गए। तो इनकम के ऊपर आ जाएगा। टैक्सेस को यहाँ लगा लीजिए, इनकम के साथ साथ टैक्सेस हो गए। टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिमांड कहाँ शिफ्ट होगी, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिमांड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, टैक्सेस कम होंगे तो डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, और क्या रह गया, कुछ चीज़ रह गई, बाकी अदर फैक्टर में डाल दिए बेचारों ने। बीमारी आ जाती है, एक दवा मिलती है, वही दवा उसी प्राइस में ज़्यादा बिकती है, क्या बोलेंगे। पॉपुलेशन में कोई मेजर चेंज आ गया तो डिमांड जो है वो राइट वर्ड चलेगी, अगर बढ़ गई और कम हो गई तो डिमांड लेफ्ट वर्ड चलेगी। ठीक है, बात समझ आ गई ना। इसमें एक बात, एक कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा कि इनकम बढ़ती है और डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, कौन सी बढ़ती है, मूवमेंट या शिफ्ट? ये लो, डिमांड का बना दिया, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये प्राइस है। इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, ये सही दिखाया मैंने। ये तो इनकम थोड़ी बढ़ी है तो प्राइस गिरी है, उससे डिमांड बढ़ी है। इनकम बढ़ेगी तो ये सिस्टम है प्राइस और डिमांड का, तो अगर कोई भी बाहर का फैक्टर बढ़ेगा तो प्राइस नहीं चेंज होगी। फिर हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको कहते हैं सेट्रिस पैरेबस। हर दफा यही होता है क्या? सेट्रिस पैरेबस क्या होता है, वो कौन सा होता है, स्विश एंड फ्लिक, क्या क्या कौन सा होता है वो जो जादू, विंगाजियम लेवियोसा। सेट्रिस पैरेबस का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली एंड एवरी अदर थिंग इज कांस्टेंट। If we are increasing the income and seeing the change on quantity demanded, then price must be constant. ठीक है, तो अगर आप इनकम भी बढ़ा रहे हैं, प्राइस भी हिला रहे हैं, तो सेट्रिस पैरेबस खत्म हो गया। तो ये हम सिस्टम को स्टडी नहीं कर सकेंगे। सिस्टम स्टडी करने के लिए एक वक्त में दो चीज़ों को देखा जाता है, एक जिसका इफेक्ट देखा जा रहा है, एक जिस पे इफेक्ट देखा जा रहा है। इनकम का इफेक्ट डिमांड पे देखना है तो प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए बात हो रही है। जब प्राइस कांस्टेंट हुई फिर भी डिमांड चेंज हुई तो फिर ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, किस तरफ बढ़ेगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। ये जरा जुमला सही कर लें अपना, फटाफट फटाफट ये जुमले दुरुस्त कर लें अपने। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होगी, ये बोलना शुरू करें। इनकम कम होगी तो डिमांड लेफ्ट वर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड इसलिए करते हैं जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख रहे हैं तो चारों तरफ से बाहर जाता है, इसलिए इसको आउटवर्ड करते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पीछे से एक बात बताना मैं भूल गया था कि ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे बाहर जाए या ऐसे बाहर जाए। ये कब हो सकता है, बीच की बात अचानक से याद आई। देखिए, हमने बात की थी ना पीपीसी की, कि पीपीसी यूं बढ़ता है, पूरे इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ गए, लेकिन क्या पीपीसी ऐसे बढ़ सकता है अब्दुल्ला भाई, ऐसे बढ़ सकता है कि जब रिसोर्सेज जो बढ़े वो ऐसे बढ़े जो सिर्फ कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल थे, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में के अंदर वो कोई हेल्पफुल नहीं थे, तो फिर ऐसे बढ़ेगा। अगर जो रिसोर्सेज बढ़े वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल थे तो फिर ऐसे बढ़ेगा, अगर यहाँ कंज्यूमर गुड्स हैं तो, है ना। पीपीसी एक है, पीपीसी ऐसे बढ़ गया तो पूरी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज में ही इजाफा हुआ। कोई ऐसी चीज बढ़ी जिससे कंज्यूमर गुड्स बढ़ाना भी पॉसिबल हो गया और प्रोड्यूसर गुड्स बनाना ही पॉसिबल हो गया, पहले से बढ़ गए। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो हर चीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इकोनॉमी में ये हो गया, अगर यहाँ कंज्यूमर गुड्स थे तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन तो बढ़ी, प्रोड्यूसर गुड्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। ऐसा कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लैंड जरखेज ज्यादा हो गई, पहले से ज्यादा आम दे रही है, उससे प्रोड्यूसर गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, या फिर आपने जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया जिससे पर मिनट मशीन की वर्किंग बढ़ गई गाड़ियों की, तो कैपिटल गुड्स ही बढ़े, कंज्यूमर गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा भी हो सकता है, आपकी बुक में नहीं होगा, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए यहाँ पे ले आया कि मैं यहाँ भी एक बात बताने वाला था कि इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, लेकिन जरूरी नहीं है।
इनकम के केस में एक खास रिलेशनशिप है, क्योंकि इनकम डिमांड का बड़ा बुनियादी फैक्टर है। फैशन, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले में इनकम जो है वो डिमांड का बहुत बुनियादी फैक्टर है। इनकम डिमांड का, क्योंकि इनकम होगी तो डिमांड होगी ना, एक बंदे का पैसे ही नहीं होंगे तो डिमांड कहां से करेगा। तो प्राइस को बड़ा रिलेट करती है इनकम, इसलिए इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, जोर से बोलो ना भाई, मतलब मुझे उनसे बड़ा हमदर्दी हो रही है तारिक मसूद साहब से। वो भी कहते हैं यार सुन बैठे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बोलो ना भाई बोलो। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इन आउटवर्ड मैंने कहा पीपीसी के लिए यूज करते हैं, इनको पूरा बाहर आता है। चूंकि राइटवर्ड लेफ्टवर्ड इसलिए कह रहे हैं कि जिस चीज में चेंज हम देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे है, डिमांड बढ़ती है तो एक्स एक्सिस पे बढ़ती है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। बहरहाल आप आउटवर्ड इनवर्ड कह लें, मैं मान लेता हूं, लेकिन चूंकि आउटपुट इनवर्ट है इसमें जी पीपीसी में चूंकि दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं इसलिए आउटवर्ड बोलना पड़ेगा, इसको लेफ्टवर्ड नहीं कह सकता मैं, ये दोनों तरफ से बाहर निकला। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ एक्स एक्सिस का चेंज देखा जा रहा है, इसलिए राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कह रहे थे। चले सप्लाई में भी ऐसे होगा, लेकिन बहरहाल आप जो भी कहते हैं दोनों मान लूंगा मैं, मजबूर आदमी हूं मैं, तो मासूम शख्स हूं। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगी। अभी तो आप बोल रहे थे हो नहीं हो, क्या बोलना था? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट नहीं होगी, राइटवर्ड भी शिफ्ट नहीं होगी कुछ केसेस में। कुछ केसेस में कुछ क्यों इनकम को इतनी तफसील से क्यों पढ़ रहे हैं, ये फैशन टेस्ट सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन आ सकती हैं, सब में इनकम की एक्सेप्शन को क्यों पढ़ रहे हैं, इनकम की एक्सेप्शन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकम इस सिस्टम को के साथ सबसे करीबी वेरिएबल्स में से एक है। अभी तो बताया कि हम फैशन, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन सबको पढ़ सकते हैं अब तफसील से अंदर जाके मजीद, लेकिन तफसील से सिर्फ इनकम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड के सिस्टम से, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के सिस्टम से इनकम सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। एक चीज और मैंने बोली थी लेकिन लिखी नहीं यहाँ पे, मैंने कहा था कि अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया तो फिर सब इसी को खरीदेंगे, और सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है। ये लिखने से रह गया था। एक और चीज थी सातवीं, एक चीज होती है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, हमारे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होते हैं? मक्खन, डबल रोटी, चाय और वॉशिंग मशीन और चाय। फ्यूल महंगा हो जाएगा तो गाड़ियों की डिमांड भी कम हो जाएगी, ऐसा लगेगा ऐसे कि गाड़ियां महंगी हो गई। कॉम्प्लीमेंट की प्राइस कम होगी तो डिमांड कम बढ़ जाएगी, सॉरी। ठीक है, खैर वापस आते हैं। इन सब की तफसील से स्टडी नहीं कर रहे हैं हम इनकम की स्टडी तफसील से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, डिमांड राइट शिफ्ट होती है जब वो कौन सा गुड हो? नॉर्मल गुड हो। नॉर्मल गुड हो, कुछ गुड्स होते हैं ये नॉर्मल गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं इनकम बढ़ते ही उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। कुछ दोस्त होते हैं जब पैसे आते हैं तो लोग उनको छोड़ देते हैं। नॉर्मली जब पैसे आते हैं तो दोस्ती बढ़ती है। पहले हम दोनों दोस्त थे, महीने में एक दफा मिलते थे, हमारे पास पैसे आ गए, महीने में 4 दफा बाहर खाने जाते हैं। पैसे और आ गए, अब हम हफ्ते में 3 दफा खाने जाते हैं बाहर। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जब आपका पैसे ज्यादा आते हैं तो आप उनको हफ्ते में 3 दफा हो गया। कुछ दोस्त होते हैं जब आपके पैसे आते हैं तो आप उनसे मिलना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपके बहुत घटिया दोस्त होते हैं, मजबूरी के होते हैं। जहां आपको ऑप्शन मिलता है कि अच्छे दोस्त बना सकते हो, आप फ़ौरन अच्छे दोस्त बना के उनसे जान छुड़ाते हैं। वो आपके मजबूरी के दोस्त होते हैं, यार बस कोई दोस्त है नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, चलो इसी से कर लो भाई, कुछ नहीं तो गाय से दोस्ती कर लो, और तो कोई मिलता नहीं है मुझे। ठीक है, वही दोस्त नहीं होता ना किसी का, तो गाय भैंस से दोस्ती करेगा, क्या करेगा। तो
ऐसे दोस्तों को कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी उनको आपने छोड़ दिया, ऐसे दोस्त आपकी नजर में इंफीरियर थे। क्या थे? बिल्कुल ऐसे ही कुछ चीजें आप इसलिए कंज्यूम कर रहे होते हैं कि आप मजबूर होते हैं, आपका पैसे नहीं होते। जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं, इनकम बढ़ती है, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाने के बजाय आप क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इनको इंफीरियर गुड कहते हैं। गुड बताते हैं, आप बोल रहे हैं कि डिमांड कहीं कहीं ऐसा होता है कि इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। जब इनकम बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए तो वो कौन से गुड्स होते हैं? मसलन खुला साबुन, खुला सर्फ, खुला सर्फ, सस्ती वाली दाल, तेल, खुला दो पट्टी की प्लास्टिक की चप्पल। खुले दूध की डिमांड बढ़ती है। नहीं, खुले दूध का इंफीरियर कुछ चालू हो गया। खुला दूध इंफीरियर नहीं है हमारी सोसाइटी में। खुला दूध अभी बहुत सारे लोगों के लिए खुला दूध वो उसको सुपीरियर समझते हैं। और डब्बे वाला दूध इंफीरियर हो गया। और बताएं, टाइम कम है। और लुंडा बाजार के कपड़े हैंड मी डाउन और इंफीरियर गुड्स में अनब्रांडेड चीज़ें सारी आती हैं, बहुत सारी आती हैं, सारी नहीं बहुत सारी आती हैं अनब्रांडेड चीज़ें। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो मैंने आपको बताया कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को शिफ्ट करते हैं। तो इन्होंने भी देखो राइट और लेफ्ट लिखा है। देखा क्या? राइट और लेफ्ट ही बता रहा हूँ मैं, आप अपवर्ड डाउनवर्ड बता रहे थे। देखा? अच्छा जी, अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई क्या चीज होती है प्यारे बच्चों? प्रोड्यूसर किसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है एक गिवन प्राइस पे। अगर एक प्राइस थी 10 तो प्रोड्यूसर ने कहा मैं इतना बना सकता हूँ इस प्राइस पे, इस प्राइस से मुझे इतना प्रॉफिट होता है तो मैं इस प्राइस पे इतना बना सकता हूँ। अगर प्राइस कम कर दोगे तो भाई ये तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा इतना बनाना, अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो मेरे लिए बनाना ज़्यादा आसान होगा। तो प्राइस कर दी 100, ये 100 तो ज़्यादा ही कर दी, प्राइस कर दी 30, तो प्रोड्यूसर ने कहा अरे इस पे तो मैं और बना सकता हूँ, और बनाना चाहूँगा, तो उसने और बनाना शुरू कर दिया। देखा तो प्राइस के चेंज से क्वांटिटी सप्लाइड का जो चेंज था उसका रिलेशनशिप जो था वो डायरेक्ट रिलेटेड था, रिलेशनशिप था। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, तो इसलिए इसका कर्व ऐसा बनता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, इनवर्स रिलेशनशिप का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये सप्लाई का कर्व नहीं है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का कर्व है। जिन चीज़ों का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा ऐसे ही बनेगा। ये डिमांड कर्व नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये इनवर्स रिलेशनशिप का कर्व है। जिस चीज का भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा उसका ऐसा कर्व होगा। रिस्पॉन्सिवनेस इसमें भी ऐसे ही है कि जितना लेटाओगे उतना रिस्पॉन्सिव होगा, जितना खड़ा करोगे उतना इरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। कब होगा ये हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं अभी। तो इसी तरह से प्राइस कम होगी तो प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। नेचुरल बात है, नेचुरल बात है। आप मुझसे कहें सर स्कूल की फीस कम कर दें, अच्छा भाई फिर कम ही बच्चे पढ़ा सकता हूँ मैं, इसमें इतने टीचर मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस प्राइस में। अगर स्कूल की फीस कम कर रहे हैं, टीचर में ज़्यादा नहीं रख सकता, ज़्यादा टीचर नहीं रख सकता, मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं ज़्यादा स्कूल बड़ा स्कूल किराए पे नहीं ले सकता, मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। प्राइस कम करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड कम होना नेचुरल है। आप कहें सर एक बच्चे की फीस 50,000 ले लें, तो मैं कहूँ हाँ अब मैं तो बड़ा भी स्कूल बना सकता हूँ, मैं तो ज़्यादा बच्चे रख सकता हूँ, मैं ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। प्राइस बढ़ाने पे मेरा इंसेंटिव भी बढ़ रहा है, मेरा इंसेंटिव मोटिव बढ़ रहा है, मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर सकता हूँ, ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता हूँ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो चेंज है प्राइस के चेंज से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। अगर प्राइस बढ़ जाए तो इस चेंज को कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। ये बढ़ना कम होना मूवमेंट अलोंग द कर्व कहलाएगा, शिफ्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइस कम नहीं हुई तब भी, प्राइस बढ़ी नहीं तब भी प्रोड्यूसर कह रहा है मैं और बना सकता हूं? इसको शिफ्ट इन सप्लाई कहते हैं, एक्सोजेनस फैक्टर्स। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं कि प्राइस बढ़ी नहीं फिर भी मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूं? वो क्या क्या वेरिएबल्स हैं फटाफट बताओ।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, सब हो गई ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई किस तरफ शिफ्ट होगी? पार्क की तरफ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई राइट पर शिफ्ट होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्राइस नहीं चेंज हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई बढ़ जाएगी। और क्या हो सकता है? फटाफट शाबाश। स्पेकुलेशन दैट प्राइस वुड राइज, एक्सपेक्टेशंस आपको फ्यूचर की लग रही हैं कि यार इस कारोबार में बहुत प्रॉफिट आने वाला है, तो लोग उस कारोबार में घुसेंगे, उस कारोबार में लोग घुसेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट पर शिफ्ट होगी। लेकिन और नहीं बढ़ी तो नुकसान भी होगा। वो एक अलग केस है ना, नहीं बढ़ी तो क्या होगा जी। और क्यों बढ़ सकती है? किताब नहीं खोलो, तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, तुम कब ज्यादा प्रोड्यूस करोगे? आप प्रोड्यूसर सोचें कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप उसी प्राइस पे ज्यादा बेचने कब तैयार हो जाएंगे? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सभी आ गया ना, सब आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब आ गया, लेबर सस्ता हो गया, टैक्स कम हो गया, लैंड सस्ती हो गई, ये सब कुछ आ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इवन वो भी इसी में आ गया। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी ना। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, ऐसा ऐसा चेंज आ गया टेक्नोलॉजी का कि जिससे कि उसी प्राइस पे आप ज्यादा बना सकते हैं। ऑल तो ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, लेकिन चलो अलग से कंसिडर करते हैं। अक्सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। अगर आप मार्केट में आपकी फैक्टर मोबिलिटी को कंसिडर करते हुए कोई और प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, तो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों नहीं? आप कहोगे भाई उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, छोड़ो वो बनाओ। आपका अपना ही प्रोडक्ट है। जहां फैक्टर मोबिलिटी पॉसिबल थी, आपकी जमीन पे आप उगा रहे थे खीरे उगा रहे थे, आपने कद्दू के पैसे बढ़ गए, तो फिर कद्दू उगाते हैं, खीरे छोड़ो। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। लेकिन ये जरूरी कौन क्या है इसमें कि फैक्टर मोबिलिटी पॉसिबल हो भी तभी ना। भाई अचानक से कद्दू उगाने वाले ने कहा कि भाई अब आजकल जो गाड़ियां बड़ी डिमांड में है, मैं कद्दू बन गई गाड़ी बनाता हूँ, तो नहीं होता है। जैसे लेकिन तो अल्टरनेटिव जो है वो मोबिलिटी के हिसाब से होता जैसे है। हमारे कॉटन की जगह शुगर केन होना शुरू हो जी गया। जी, ये जो पॉसिबल है ना, कॉटन, शुगर केन, गंदम, शुगर केन, चावल, शुगर केन, सब छोड़ के शुगर केन हो गया। तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के तो सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, और कुछ रह गया इसमें? ग्लोबल फैक्टर ले लें, सप्लाई पे इफेक्ट ज्यादा होता है ना ग्लोबल का। क्यों? कोविड आ गया, ग्लोबल फैक्टर्स का सप्लाई पे क्या असर होता है? एक्सपोर्ट कम हो जाएगी आपकी, इंटरनेशनल डिमांड भी और इंटरनेशनल प्राइसेस भी। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वो रॉ मटेरियल होता है हमारा, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई तो आपकी सप्लाई कम हो जाती है। क्योंकि अगर आपके मुल्क में रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ज़्यादा बाहर से आने वाला, तो वो फैक्टर्स देखे जाते हैं। ठीक है, डिजास्टर्स की सूरत में भी होता है तो सप्लाई कमी होती है, कमी होती है। डिजास्टर फर्स्ट एड की चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं, वो तो डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बाद में बढ़ेगी ना। फर्स्ट इम्पैक्ट है उसका, तो सप्लाई कम होगी। जी, फटाफट हम आते हैं। डिमांड सप्लाई आपने देख ली कि डिमांड ऐसी है, सप्लाई ऐसी है। प्राइस को कम करने से डिमांड कम होती है और सप्लाई, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है ना। लेकिन अब हम जब मार्केट में जाते हैं तो ये सारा मॉडल स्टडी करने के बाद हम सुपर इम्पोज करते हैं डिमांड को और सप्लाई को एक दूसरे के ऊपर। क्या करते हैं? सुपर इम्पोज, एक ही जगह दोनों को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मार्केट का ग्राफ, क्रॉस ग्राफ, मार्केट का ग्राफ। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम, कि ये वो जगह है जहाँ मार्केट आज स्टैंड कर रही होगी। परफेक्ट। तो ये मार्केट की प्राइस होगी और ये क्वांटिटी होगी जो डिमांड और सप्लाई की जा रही होगी। ठीक है, अगर कोई जबरदस्ती प्राइस बढ़ा देगा, जबरदस्ती प्राइस बढ़ाई जाती है ना, गवर्नमेंट करती है ना कभी कभी ऐसा। गवर्नमेंट कहती है कि यार ये गंदम जो मार्केट में इतना आ गया है, इतना आ गया है कि गंदम की प्राइस हो गई है 2000 रुपये मन। ये तो किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। भाई गंदम की प्राइस आज से 3000 रुपये मन ही होगी, 3000 मन से कम कोई नहीं बेचेगा। अगर गवर्नमेंट सिर्फ प्राइस बढ़ा दे डायरेक्ट, तो उस प्राइस बढ़ाने से देखें क्या हो रहा है। इधर देखें, इधर देख लो,
डायरेक्ट प्राइस खाने से सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। अरे वाह, ये तो महंगी हो रही है, और बेचो और बनाओ। ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है। इससे ये ज़्यादा सामान आ गया और चीज डिमांड कम है, इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई। प्राइस तो आई हो गई, बिक नहीं रही, कोई ले नहीं रहा। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट पे क्या करती है, खुद खरीद लेती है। उसके बाद जो भी करे, बेचे जो भी करे, ये खुद खरीद लेती है क्योंकि ये कोई नहीं खरीदेगा। अब बात समझ आ रही है कि अगर मार्केट में डायरेक्टली सिर्फ प्राइस बढ़ा दी, मार्केट में घुस के मार्केट को डिस्टॉर्ट कर दिया, सिर्फ प्राइस बढ़ा दी, तो बैक वक्त डिमांड सप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, जिससे क्या होगी, एक्सेस सप्लाई क्रिएट होगी। इसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट खुद खरीदे। अब वो खरीदने के लिए टैक्स लगाएगी, टैक्स लगा के खरीद के वो बेचेगी, कुछ करेगी। और अगर गवर्नमेंट ने कहा दवाएं दवाएं दवाएं, चीनी आटा बहुत महंगा हो गया है, इसकी प्राइस मार्केट के हिसाब से 2000 चल रही है, यार 1000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती 1000 रुपये प्राइस सेट कर दी। ऐसी सूरत में क्या होगा, प्रोड्यूस करने वाला कहेगा भाई 1000 में तो मैं, उस भाई देख रही रहेगा, 1000 में तो मैं कम ही बना सकता हूँ, डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेकिन डिमांड करने वाला जो पहले 2000 में इतना चाहिए था उसको ले रहा था, अब वो कहेगा नहीं यार मुझे तो और ज़्यादा लेना चाहिए, ये तो बहुत सस्ता हो गया, वो ज़्यादा लेगा। आखिरकार पहले जितना बन रहा था और मार्केट में जितना मिल रहा था उससे भी कम मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, मार्केट में एक बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, कानूनी तौर पे प्राइस बढ़ाना मना है, शॉर्टेज हो गई। फ्री मार्केट में तो बढ़ जाती है, फ्री मार्केट में की बात ही नहीं हो रही ना, ये तो गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दी जबरदस्ती। प्लान नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा दवाएं हैं बहुत महंगी मिलनी है, नहीं मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट ने कम कर दी, मिक्स है। इस सूरत में क्या होगा, इस शॉर्टेज की सूरत में क्या करती है गवर्नमेंट, फिर क्या सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास, राशनिंग। सुना है कभी, राशन कार्ड बनते थे, अब तो नहीं बनते। पहले शुगर की प्राइस कम की थी गवर्नमेंट ने, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पूरे ड्रामे बने हुए उसके ऊपर, प्राइस कम हो गई। अब पहले चीनी महंगी थी, मिलती तो थी, अब चीनी सस्ती करती, मिलती नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर बना नहीं रहा और कंज्यूमर की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो इस प्राइस से ज्यादा पे खरीदने मजबूर हो गया। पहले 2000 मिल तो रही थी, अब चीनी चाहिए, मिल नहीं रही, तो जो खरीद सकता है वो 3-4 हजार पे खरीद रहा है। देखिए कि ये क्वांटिटी सप्लाइड किस प्राइस को जाके इंटरसेक्ट कर रही है डिमांड के। ले भैया, डिमांड करने वाले तो इस पे 3200 पे खरीद रहे हैं इसको। तो फिर ये जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, ब्लैक मार्केट शुरू हो जाती है उसकी। चीज़ें ब्लैक में बिकती हैं गवर्नमेंट से छुपके, गवर्नमेंट इसलिए राशनिंग करती है। इस सारे मसले में कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ानी हो या किसी चीज़ की प्राइस कम करनी हो, तो डायरेक्ट घुसने के बजाय, डायरेक्ट प्राइस को छेड़ने के बजाय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए है, गवर्नमेंट को एक्सोजेनस फैक्टर्स यूज करने चाहिए हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, गवर्नमेंट उसकी डिमांड बढ़वा ले। ये देखिए, अगर किसी सिचुएशन में मार्केट में इतनी क्वांटिटी चल रही है और ये प्राइस चल रही है और हम चाहते हैं कि प्राइस बढ़ जाए, तो डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट करवा लो, प्राइस बढ़ जाएगी लेकिन सस्ती, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगी, गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब ये डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट गवर्नमेंट कैसे करवा सकती है, टैक्स कम कर दें, किसी भी तरह से डिमांड बढ़ाने के वो तरीके जो पीछे पड़े थे हमने, टैक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, माइक्रो की बात है। टैक्स कम कर दे, गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्सपेंडिंग बढ़ा लेगी, तरह से गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह से इनकम बढ़ा दे, लोगों की इनकम बढ़ा दे, फैशन टेस्ट को इन्फ्लुएंस कर दे, नेशनल कोई कैंपेन चला दे, डिमांड बढ़ा के उसकी प्राइसेस के ऊपर ले जाना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत डायरेक्टली प्राइसेस के ऊपर शिफ्ट करना। सिमिलरली गवर्नमेंट की चीज़ की प्राइस को नीचे लाना चाहती है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिमांड नहीं कम करा, सप्लाई बढ़ा दे। तो उसके लिए क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दे, की तरह से सब्सिडीज दे दे, टैक्सेस कम कर दे। बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम करना ही तो कह रहा हूँ, प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं कम होगी ना, यही तो बात हो रही है।
कि सप्लाई ऐसे बढ़ा दे कि उसी प्राइस तक मैं ज़्यादा सप्लाई कर सकता हूँ। देख लेना, आपके सामने ग्राफ बनाया हूँ मैं। इस प्राइस पे अब ये इतना सप्लाई कर सकता है। ये पहले इस प्राइस पे इतना सप्लाई कर सकता था, अब ये इतना सप्लाई कर सकता है। फिर लेकिन चूंकि प्राइस नीचे गई तो इसने सप्लाई थोड़ी सी कम की, लेकिन डिमांड पहले से बढ़ी, क्वांटिटी पहले से बढ़ गई, आखिर इक्विलिब्रियम यहाँ आया। असल में इम्पैक्ट जो होता है वो ऐसा होता है ना कि एक चीज़ बिक रही थी इतनी, गवर्नमेंट चाहती है इस दवा की प्राइस कम हो जाए। एक दवा है जो 2000 की बिक रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि 1000 की हो जाए। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 1000 की हो जाए। गवर्नमेंट क्या करे, बजाय इससे कि डायरेक्ट 1000 सेट कर दे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे फॉर एग्जाम्पल। जब सब्सिडी देगी तो इसी प्राइस पे ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो पहले क्वांटिटी Q1 से कहाँ जाएगी, Q2 पे जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। जब इतनी क्वांटिटी मार्केट में आ जाएगी तो डिमांड, मार्केट में जब किसी सी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है तो उसकी प्राइस गिरती है, प्राइस गिरना शुरू होगी। जब प्राइस गिरेगी तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ी प्राइस गिरेगी और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि खाली सप्लाई बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ेगी। इस प्राइस पे कंज्यूमर नहीं मांग रहा इससे ज़्यादा, कंज्यूमर इतना मांग रहा है, प्रोड्यूसर ने सब्सिडी की वजह से इसी प्राइस से ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ये नज़र आ रही है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि अभी कंज्यूमर भी 2000 में इतना खरीद रहा था, प्रोड्यूसर भी 2000 में उतना ही बना रहा था। अचानक से गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दी। अब प्रोड्यूसर 2000 में सेकंड क्वांटिटी पे आ चुका है, कंज्यूमर को चाहिए ही नहीं प्राइस पे तो मुझे 2000 ही चाहिए भाई। तो जब प्रोड्यूसर ज़्यादा बनाएगा, मार्केट में प्रोडक्ट फ्लड होगा, मार्केट में प्रोडक्ट फ्लड होगा तो उसकी कीमत नीचे आएगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर बढ़ाना शुरू करेगा अपनी कंजम्पशन। लेकिन जब कीमत नीचे आएगी तो प्रोड्यूसर थोड़ी सी कम करना शुरू करेगा और Q2 से वापस उस जगह आ जाएगा जहाँ गवर्नमेंट चाह रही थी, Q3, जो वो प्राइस है जो गवर्नमेंट को पसंद थी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम एक पॉज करते हैं और इसका पार्ट 2 जो है वो पॉज के बाद बनाते हैं। लेट्स सी।